शुरू करें फिजिक्स के अंदर जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन वैसे तो एक तरह से कह सकते हैं, अगर तुम एक नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल बॉल ले लो या फिर बॉल ले लो और उससे कोई चार्ज वगैरह था, उसके उसके जैसा सा है, मिलता जुलता सा है कि नॉन कंडक्टिंग एक अपनी बॉल है, क्यू चार्ज है उसके ऊपर, तो वैसा सा होगा। तो वो बेसिकली क्या है, ये कुछ हद तक, काफी हद तक इलेक्ट्रिक फील्ड से ही रिजेम्बलेंस है इसकी। जैसे इसकी फोर्स जो होती है वो वहां पे फोर्स होती है इलेक्ट्रिक फोर्स के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पे वो ग्रेविटेशनल फोर्स बन जाती है जी M1 M2 ओवर आर स्क्वायर। तो काफी हद तक तुम्हें रिजेम्बलेंस वगैरह मिलेंगी इसके अंदर। तो अपन इसके आज टॉपिक कौन कौन से कवर करेंगे, आज अपन कवर करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ क्या होगी, इनसाइड पॉइंट के लिए अर्थ के इनसाइड यानी आउटर सरफेस से अंदर की तरफ या फिर बाहर की तरफ हाइट पे क्या होगी, हाइट कुछ हाइट दी हो कुछ डेप्थ दी हो तो वैसे क्वेश्चन करेंगे अपन। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इनसाइड पॉइंट के लिए, आउटसाइड पॉइंट के लिए, या फिर सरफेस पे कोई पॉइंट है तो उसके लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। और रोटेशन, अर्थ रोटेट करती है उसका अपने वेट पे क्या असर पड़ता है, वो सब अपन सीखेंगे। तो क्लास शुरू करते हैं। तो देखो, ग्रेविटी कुछ भी नहीं थी। ग्रेविटी का मतलब बेसिकली देखा जाए ना तो ऐसा मान लो कि जो अपने गुलाम साहब थे ना, एक बार क्या हुआ, गुलाम साहब अपने वही जो गुलाम लॉ जिन्होंने फोर्स बताई थी दो चार्ज पार्टिकल के बीच में क्या होती है, तो वो क्या कर रहे थे अपनी लैब के अंदर बैठे बैठे दो पार्टिकल्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि कितनी फोर्स लगती है वगैरह। वो साइंटिस्ट लोगों का काम होता है, कुछ भी अगर थ्योरी निकाल ली तो उसके साथ एक्सपेरिमेंट करते जाओ ताकि पक्के जो एविडेंस है वो पक्के हो सके या और नई चीजें पता लग सकें। तो वो कर रहे थे। इसके ऊपर उन्होंने कुछ Q1 चार्ज दिया, इसके ऊपर Q2 दिया, और ये चार्ज इन्होंने पॉजिटिव दिया, ये चार्ज नेगेटिव दिया, और ये दोनों सिंस चिपकते रहते थे, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते थे। तो इसका नाम इन्होंने दे दिया रोमियो और इसका नाम दे दिया जूलियट। तो ये क्या कहते हैं कि जहां कहीं भी इनको रख दो ये दोनों अट्रैक्ट करते रहते हैं, रोमियो जूलियट। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट करते रहे, पर फिर उन्होंने कहा यार, परेशान हो गए वो इससे कि यार इन दो को कहीं भी रख दो, आके फिर से चिपक जाते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि ये हटा दिया, चार्ज दोनों में से चार्ज को न्यूट्रल कर दिया। अब ये कुछ था चार्ज कुछ m मास का, M1 मास का, और ये कुछ M2 मास का। पता है ना कि कोई भी देखो, ये पहली कंडीशन होती है, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, यानी कि ये जो बॉडीज है इनका कुछ ना कुछ मास होना ही चाहिए, तभी इनके ऊपर कुछ चार्ज। अगर अपन ने लिखा है ना Q1 Q2 तो ऑब्वियस है इनके ऊपर कुछ मास होगा। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। जैसे अब अगर मैंने इससे चार्ज हटा दिया तो ये जो दो मास है ये एग्जिस्ट कर सकते हैं विदाउट चार्ज के। तो रोमियो जूलियट को इन्होंने रख दिया और रख के अपने चले गए। फिर अगले दिन आए सुबह, तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा इन दोनों को एक टेबल के एकदम एजिस पे रखा था दोनों को। ठीक है, तंग आके उन्होंने कहा कि एकदम दूर दूर रख दूंगा, चार्ज तुम में से हटा दिया, अब तुम आके दिखाओ। तो क्या हुआ, अगले दिन जब वो आए ना तो इन दोनों के बीच का गैप कम हो गया। एक दिन के अंदर इन दोनों के बीच का गैप कम हो गया। पहले क्या होता था, पहले तो चार्ज जब चार्ज मास ये चार्ज पार्टिकल थे ना Q1 और इसके ऊपर कुछ M2 डाल के Q2 माइनस का, तब क्या होता था आधे एक घंटे के अंदर ही दोनों मिल जाते थे। आधे एक घंटे के अंदर दोनों टच हो जाते थे, मिल जाते थे एकदम पास में। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है इस केस के अंदर, अब जब आए ना सुबह, तब सुबह इन दोनों के बीच में अभी भी इतना गैप था। तो पूरे दिन के बावजूद भी, पूरी रात के बावजूद, एक दिन मान लो एक दिन बाद भी इनके बीच का कुछ गैप रह गया। तो ये परेशान हो गए, भैया अब तो चार्ज भी नहीं था, अब कैसे अट्रैक्ट हो गए ये दोनों आपस के अंदर। तब ये गया, ये अपनी फर्स्ट फ्लोर पे रहता था, ये बंदा फर्स्ट फ्लोर पे गुलाम रहता था, और इसके सेकंड फ्लोर पे रहते थे अपने न्यूटन भाई साहब। तो ये न्यूटन के पास गया कि न्यूटन भाई यार ये कैसे हो गया, ये दोनों के ऊपर तो मैंने चार्ज कल रात को हटा ही दिया था, फिर भी ये सुबह तक दोनों के दोनों पास में आ गए थोड़ा। तो ये न्यूटन कहता भाई तूने गौरव भैया की क्लास नहीं ली क्या वो यूट्यूब पे। तो इसने कहा नहीं ली। तो क्या जाके पहले देख फिर देखो। अब मैं बताता हूँ कि ये दोनों अट्रैक्ट क्यों हुए। अट्रैक्ट इसलिए हुए
क्योंकि इनके बीच में एक फोर्स लग रही थी। अब अगर मान लो ये दो पेन अगर मैंने रख रखे हैं, ये दो पेन है, ठीक है, मार्कर है दो, ठीक है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं इनके मास की वजह से, इनके अंदर जो मास है ना उसकी वजह से। अब इसको कुछ ऐसे समझो, जैसे अगर मान लो अगर ये स्पेस है, स्पेस, ठीक है, स्पेस एक पतली चादर की तरह मान लो, ठीक है, स्पेस एक पतली चादर की तरह मान लो, और एक यहाँ पे मैंने मान लो कुछ मास रखा, ठीक है, ये स्पेस के अंदर कुछ इस जगह पे मास है, तो यहाँ पे क्या होता है, स्पेस की जो पतली सी चादर है ना, ये थोड़ा सा ऐसे बेंड हो जाती है। जहाँ पे अब कोई मास है, जैसे कोई यहाँ पे मास आया ना, तो वो ऐसे बेंड हो जाती है। तो जैसे इसके यहाँ पे कोई भी अगर मैं बॉडी रखता हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली नीचे स्लोप की तरफ इंक्लाइन होती है ना, इसके आसपास में 3D स्पेस के अंदर। तो यही होता है, यही फोर्स। अगर कोई जैसे कहते हैं ना ब्लैक होल में से लाइट भी पास नहीं कर पाती, तो ब्लैक होल के केस के अंदर क्या होता है, उसका मास बहुत छोटे से पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो ये खाई इतनी बड़ी हो जाती है, तो लाइट पूरी की पूरी अंदर आ जाती है और एग्जिट नहीं कर पाती। तो ये जितना ज्यादा मास होगा ना, उतना ये स्पेस को नीचे तक, ये जो अगर कपड़ा है ना मेरा, कपड़े के अंदर अगर एक बॉल को रखता हूँ, तो कपड़े के अंदर ऐसे लूप सा बन जाता है ना, तो वो ही है, जितना मास होता है वो उस स्पेस को उतना ही लूप टाइप कर देता है। इसलिए बाकी चीजें इसकी टूवर्ड्स अट्रैक्ट होती जाती है, बाकी मास इसकी टूवर्ड्स अट्रैक्ट होते जाते हैं। जिसका जितना बड़ा मास, वो उतना ही ज्यादा बाकी चीजों को अट्रैक्ट कर सकता है। और इसके अंदर देखो, सिर्फ ये खाई बनी है, इसके अंदर कोई रिपल्शन नहीं है, तो सिर्फ अगर मास होते हैं ना, मासेस, तो ये आपस में सिर्फ अट्रैक्ट ही करते हैं, रिपेल वगैरह नहीं करते। अगर दो मास है ना मेरे, तो ये दो मास आपस में सिर्फ अट्रैक्ट करेंगे, कभी रिपेल नहीं करेंगे, अगर इनके ऊपर न्यूट्रल है दोनों के दोनों। समझ आई? ये होती है ग्रेविटी। ग्रेविटी को समझने की थोड़ा सा समझाने की कोशिश की मैंने। तो अब देखो, अब अपना क्या है, ये तो हो गए भैया थ्योरेटिकल बातें कि कैसे कैसे होता है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर वो तुम्हें ये थोड़ी कहेगा कि भैया चादर बैंड हो जाती है वगैरह वगैरह। क्वेश्चन के अंदर वो कहेगा कि अगर कोई दो स्फेरिकल चार्जेस हैं, तो उनके बीच में कितनी फोर्स लगती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी लगेगी, जी इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फील्ड कह देते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसे कि उसके अंदर क्या होता था, उसके अंदर थी इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्जेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड दो चार्जेस के अंदर कितनी होती थी, के Q1, एक चार्ज की कितनी होती थी, अगर कोई एक चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी, आर डिस्टेंस पे स्फेरिकल चार्ज है, के Q1 ओवर आर स्क्वायर। और अगर इसके ऊपर कोई यहाँ पे दूसरा चार्ज है, तो ये इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगती थी, तो वो इसके ऊपर कुछ चार्ज Q2 है, तो इनके बीच के चार्ज फोर्स Q2 होगी। वहीं यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, फोर्स ग्रेविटेशनल, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू होती है, के की जगह पे तो अपना आ जाता है जी, ये कहलाता है यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो यहाँ पे आ गया जी। और Q1 Q2 की जगह पे आ जाता है m1 और m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, उनके बीच की डिस्टेंस। तो अगर कोई दो, ओनली फॉर स्फेरिकल स्फेरिकल मासेस, अगर कोई स्फेरिकल मासेस है, सिमेट्रिकली स्फेरिकल मासेस है, या फिर पॉइंट चार्जेस हैं, उन्हीं के लिए जो उनके बीच में लगने वाली फोर्स है ना, वो होती है जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, या तो स्फेरिकली सिमेट्रिकली पूरा स्फेयर बना हुआ है, उन अगर ये पूरा बड़ा एक सिमेट्रिकल होता स्फेयर, या फिर ये एक पॉइंट मास होता, तब उस केस के अंदर अपन लगा सकते हैं जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगी उन दोनों के बीच में, वो होगी जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। तो इतनी चीज समझ में आती है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है। और जो अपन सीखते हैं ना, वहां पे थी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे वो कहलाती है ग्रेविटेशनल फील्ड जी। वो क्या होती है, अगर कोई भी एक सीधा मास दिया हुआ है अपन को, तो उस केस के अंदर कुछ वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता था, वो इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर, और इस केस के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड बनाएगा। ग्रेविटेशनल फील्ड, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है जी m1 ओवर आर स्क्वायर। और जो अपना ये g है, इस g की वैल्यू होती है 6, g की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन ओवर मीटर किलोग्राम। ठीक है, समझ में आती है? नहीं सॉरी, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर ओवर केजी। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ मास आ गई, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स आ गई, ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ आ गई। ठीक है, सारा हो गया। तो ठीक है, तो सब अपन ने क्लियर कर लिया कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, और ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है। ग्रेविटेशनल फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स
फोर्स अगर कोई दूसरा पार्टिकल मैंने रखा तभी तो फोर्स आएगी, अकेला पार्टिकल कौन सी अपनी फोर्स बना लेगा, जब दूसरा पार्टिकल आएगा तभी उन दोनों के बीच में फोर्स लगेगी। तो ये हो गया, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ क्या होती है वो उसके बारे में सीखते हैं थोड़ा। तो इनसाइड पॉइंट और आउटसाइड पॉइंट के अंदर क्या क्या होती है, तो देखो इनसाइड पॉइंट है ग्रेविटी का, यानी कि ये अपनी अर्थ बना दी मैंने, ठीक है। अब दो पॉइंट हो सकते हैं, दो जगहें हो सकती है जहां पे कि ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है, जी फील्ड, ठीक है। एक कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर कोई पॉइंट अपना इनसाइड द अर्थ है, यहाँ पे कहीं पे पॉइंट है, और दूसरी कंडीशन हो सकती है जब वो पॉइंट कहीं आउटसाइड है। तो दो कंडीशन के अंदर क्या क्या होगी, तो देखो आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या होता है वो आसान है, वो पहले मैं बता देता हूँ। आउटसाइड पॉइंट के लिए अर्थ क्या करेगी, अर्थ एज अ पॉइंट चार्ज काम करेगी, और इस पॉइंट पे जो भी होगा इसका पूरा मास यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट मान लेंगे, एम नॉट मास मान लिया तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो गया। और आउटसाइड पॉइंट के लिए ये डिस्टेंस कुछ आर दी हुई है, तो ये यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होगी, यहाँ पे जी फील्ड आउट के लिए लिख देता हूँ, जी फील्ड आउट इज इक्वल्स टू जी एम ओवर आर स्क्वायर। समझ आता है, एम नॉट कह दो, ये ग्रेविटेशनल फील्ड आउटसाइड पॉइंट के लिए। और इनसाइड पॉइंट के लिए क्या होती है, इनसाइड पॉइंट के लिए पिछली क्लास के अंदर अगर तुम जाओगे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड के नोट्स देखना, नॉन कंडक्टिंग के नॉन कंडक्टिंग जो था ना स्फेरिकल सॉलिड बॉल, उसके लिए इनसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है वो सीखा ना, उसका फॉर्मूला होता है जी फील्ड इनसाइड इज इक्वल्स टू जी जी आर ओवर आर क्यूब, ठीक है। जी आर ओवर आर क्यूब होती है, जी आर ओवर आर क्यूब, जहां पे ये आर क्या है, ये डिस्टेंस है आर, ठीक है। इस पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी जी आर ओवर आर क्यूब, ठीक है। तो अब देखो कुछ लोग तुम्हें कहेंगे माइनस साइन लगा देना, माइनस साइन ना भी लगाओ ना तो ऑब्वियसली बात है यार, देखो माइनस साइन वो किस लिए लगवाते हैं, वो कहते हैं कि अगर ये पॉइंट जो मेरा है ना, यहाँ पे मेरी जो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ जो होगी ना, ग्रेविटेशनल फील्ड वो इनसाइड की तरफ होगी, तो लोग तुम्हें कहेंगे यहाँ पे माइनस जी एम नॉट ओवर आर स्क्वायर लगा देना। पर मैं माइनस प्लस अपन क्या करते हैं, देखो फिजिक्स है ना, माइनस प्लस कभी मत रटना वरना बहुत फंसोगे। सीधा समझो क्या चीज क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, अभी मैंने बताया सिर्फ हर चीज अट्रैक्ट करती है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, यहाँ पे अगर मैं कुछ आर डिस्टेंस पे अगर मैं ग्रेविटेशनल फील्ड बता रहा हूँ तो वो इनसाइड की तरफ ही होगी, और अगर आउटसाइड यहाँ पे कुछ पॉइंट के लिए बता रहा हूँ तो वो भी इनसाइड की तरफ ही फील्ड लगेगी ना। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से आउटसाइड लगती थी हमेशा, इस केस के लिए सब इनसाइड है, तो इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड के जो मैग्नीट्यूड है, आउटसाइड पॉइंट के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है जी एम नॉट ओवर आर स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा जी एम नॉट आर क्यूब आर इंटू ओवर आर क्यूब। तो ये जी एम नॉट ओवर आर स्क्वायर जो ये है, ये यहाँ पे मैग्नीट्यूड होगा और ये इनसाइड की पॉइंट की तरफ होगा, और यहाँ पे अगर कोई इनसाइड पॉइंट है तो इसके लिए क्या हो जाएगा जी एम नॉट आर ओवर आर क्यूब। ये आर पे डिपेंड करता है, जितना जितना आर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, और फिर सरफेस पे आके ये वैल्यू फिर घटती जाएगी, ऐसा ग्राफ बनेगा, ग्राफ बना के देख लेना। तो अब देखो एक जो इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बता देता हूं तुम्हें, वो है कि जो ये अपना जी है ना, इस जी में भी बहुत कुछ छुपा है। जी का सबसे सिंपल सी बात तुम्हें बताता हूँ, जी जो ये है ना, ये किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता। अगर कोई स्पेस के अंदर कोई भी चीज पे है ना, कोई भी अगर मेरा ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, अगर ये कोई भी मेरा मास है m, या कोई भी प्लेनेट मान लो, कोई भी प्लेनेट का मास है m, तो ये जो g है ना, ये प्लेनेट के मास पे, इसकी शेप वगैरह पे डिपेंड नहीं करता। और ये अगर दूसरा प्लेनेट है, ठीक है, इसका भी कुछ मास m2 है और इसका मास कुछ, ये भी एक प्लेनेट 2 है, ये प्लेनेट 1 है, तो इनके बीच में लगने वाली फोर्स कितनी होगी, अगर दोनों स्फेरिकली सिमेट्रिक है तो फोर्स होगी जी एम m1, इसे m1 मान लो, इसे m2 मान लो, ठीक है, जी m1 m2 ओवर इनके बीच की डिस्टेंस आर स्क्वायर। तो ये जो बीच में जो फोर्स है ना, ये जो g है, g ये इन दोनों की शेप और इनके साइज पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि डिपेंड करता है इन दोनों के बीच के मीडिया पर, यानी कि इन दोनों के बीच का मीडियम कैसा है उस पे डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। अगर वैक्यूम है तो कुछ अलग होगा, और अगर कोई एयर है या कुछ और है तो वो अलग अलग वैल्यू जी की हो जाएगी। यूनिवर्सल गैस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। तो ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड ओनली करता है इन दोनों के बीच के मीडियम पे,
ठीक है। तो अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड सीख ली अर्थ के ऊपर क्या होती है, इनसाइड पॉइंट और आउटसाइड पॉइंट दोनों के लिए। इनसाइड पॉइंट के लिए क्या थी, पेन कहाँ है, इनसाइड पॉइंट के लिए तो अपनी आ गई थी जी इनसाइड इज इक्वल्स टू, जी नहीं ग्रेविटेशनल फील्ड जी से डिनोट किया, जी इनसाइड इज इक्वल्स टू जी एम नॉट अर्थ का मास, ठीक है, या फिर जो भी प्लेनेट है उसका मास, इनटू आर, यहां से इनसाइड से जितनी डिस्टेंस है आर, ओवर आर क्यूब आर हो गया इसका रेडियस, प्लेनेट का जो रेडियस है ये वाला पूरा रेडियस कितना है हो गया आर, और जी आउटसाइड के लिए हो गई जी आउटसाइड इज इक्वल्स टू जी एम नॉट ओवर आर स्क्वायर। जैसा कि एक आउटसाइड पॉइंट के लिए काम करता है, ये पॉइंट चार्ज का काम करेगा, और इन दोनों के इसके सेंटर से लेके डिस्टेंस, इसके सेंटर से लेके आउटसाइड पॉइंट के लिए जो डिस्टेंस है ना वो है ये आर, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आती है। तो अब अपन देखते हैं कि अगर अपनी ये अर्थ है तो उसकी सरफेस पे और उसकी इनसाइड पॉइंट पे ग्रेविटी का क्या या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड की क्या वैल्यू होगी, तो वो सीखते हैं। तो सबसे पहले अपन सीखते हैं कि आउटसाइड पॉइंट पे, आउटसाइड पॉइंट पे अपन ने कुछ मान लिया कि अर्थ की सरफेस है कुछ ये h डिस्टेंस से आगे कोई पॉइंट ऊपर है, अर्थ की सरफेस है पूरी, उससे कुछ h हाइट पे अपना एक पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट चार्ज मास m है, m नॉट मान लो इसे, इस पे कितनी फोर्स लगेगी अपन वो निकाल के देखते हैं। तो फोर्स कितनी लगेगी, फोर्स होगी यहाँ पे लगने वाली ग्रेविटेशनल फील्ड इनटू इसका मास, तो यहाँ पे इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होगी, जी की वैल्यू आउटसाइड पॉइंट के लिए, अभी मैंने सिखाया जी की वैल्यू आउटसाइड पॉइंट के लिए, जी आउट के लिए हो गई जी एम नॉट अर्थ का मास, एम ई कह दो भले, एम अर्थ का मास डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर क्या होगा, ये इसका अर्थ का रेडियस कुछ आर है और यहां से यहां तक कुछ आर रेडियस है और ये कुछ एच है, तो ये कुछ हो जाएगा आर प्लस एच का होल स्क्वायर। समझ में आती थी बात। अपन को निकालनी है, अपन को निकालनी है यहाँ पे फोर्स कितनी है, तो फोर्स निकाल ली, फोर्स इज इक्वल्स टू इनटू एम नॉट, ठीक है, ये अगर ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज के मास है, तो इसके ऊपर लगने वाली इसके मास से मल्टीप्लाई कर दो ग्रेविटेशनल फील्ड को, तो उसके ऊपर लगने वाली फोर्स का पता चल गया। अब अपन क्या करेंगे, अब एक चीज देखो, चीज सिखाता हूँ, बाइनोमियल के अंदर क्या होता है, पहले तुम्हें इसे सिंपल करके दिखा दूं थोड़ा। इससे मैंने क्या किया, r को कॉमन निकाल लिया, तो आर स्क्वायर को मैंने अगर कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 ओवर r, समझ में आती है इतनी बात, ठीक है, मैंने आर स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया 1 ओवर, ये बचा अपने पास। अब देखो ये क्या होता है, ये होता है, ये हो जाएगा, मतलब बाइनोमियल के अंदर एक चीज होती है कि अगर 1 प्लस एक्स की पावर कुछ भी n है और x अपना इस वाले a कर देते हैं यहाँ पे 1 a प्लस एक्स की पावर n है, तो x बहुत बहुत छोटा हो जब a से, तब उस केस के अंदर क्या होता है, ये डायरेक्टली बन जाता है a प्लस n इंटू एक्स, यानी कि 1 प्लस अगर x है यहाँ पे 1 प्लस एक्स और 1 बहुत बहुत छोटा है, x बहुत बहुत छोटा है 1 से, तो ये डायरेक्टली बन जाएगा 1 प्लस जो n है पावर है वो x के साथ डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगी। सिमिलरली अगर यहाँ पे करके देखें तो ये क्या है, ये हो जाएगा जी एम ई इंटू एम नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस h ओवर 2, h ओवर आर, h ओवर आर समझ रहे हो, बहुत छोटा सा नंबर है, h अपना क्या है, ज्यादा से ज्यादा कुछ 1-2 किलोमीटर होगा, जबकि अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर शायद से, तो 64 के लिए 1-2 तो कुछ भी नहीं है, तो ये ऐसा हो जाएगा 2h ओवर आर, समझ आती है बात। अब देखो अब क्या होगा, अब मैं इसे वापस से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, वापस से मल्टीप्लाई करना है तो कर सकते हो, बाकी इसको ज्यादा अच्छा रिजल्ट जो है ना वो ये निकल के आता है। देखो एक तो अपना ये आ गया आउटसाइड पॉइंट के लिए, कोई भी आउटसाइड पॉइंट के लिए अपनी g की वैल्यू आ गई, तो जब अगर कोई h की वैल्यू 0 होती तब ये क्या हो जाता है, h की वैल्यू 0, तो ये क्या हो जाती, फोर्स इज इक्वल्स टू एफ एम ई एम नॉट, या फिर मैं कह दूं ग्रेविटेशनल फील्ड सरफेस पे क्या होगी, सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाएगी जी एम नॉट ओवर आर स्क्वायर। इतनी चीज समझ में आती है। तो सरफेस के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है इसी को अपन जी कहते हैं, जो जी अपन को पता है ना 9.8 इंटू मीटर
मीटर स्क्वायर पर सेकंड जो एक्सेलरेशन होती है उसे अपन मानते हैं कि जब सरफेस के ऊपर। अब यहाँ पे सारी वैल्यू जब तुम पुट करोगे ना तब तुम्हें जी की वैल्यू मिल जाएगी 9.8 इंटू दिस। तो यहाँ पे मेरे को दिख रही है ऐसी सी कुछ टर्म बनती हुई दिख रही है। तो मैं क्या कहूंगा कि जो सरफेस पे मेरी ग्रेविटेशनल फील्ड है या ग्रेविटेशनल फोर्स है, अपन इसे फील्ड ही मान लेते हैं तो फील्ड में थोड़ा आसानी रहेगी। ग्रेविटेशनल फील्ड जो कुछ एक h डिस्टेंस पे है तो वो मेरी हो जाएगी जी एम ई ओवर आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2h ओवर आर। ठीक है, इतनी चीज समझ में आती है। तो ये वाली जो पार्ट है इस चीज को मैं कॉमन लेके जी भी तो कह सकता हूँ। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल्स टू जी ओवर 1 प्लस 2h ओवर आर। समझ में आती है इतनी बात। तो अगर कुछ एक हाइट पे दिया हो, तुम्हें कुछ पूछता है कि 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर बाद अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी, मतलब उस पॉइंट पे क्या ग्रेविटेशनल फील्ड लग रही होगी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2h बाई जी। तो एग्जाम्पल की तरह एक क्वेश्चन दे देता हूँ। तो एग्जाम्पल करो, क्वेश्चन लिखना है सबको कॉपी के अंदर। जो मेरी क्लास करते हैं उन्हें ये रूल तो पता ही है कि कॉपी पेन बिल्कुल लाना है। लाइक सब्सक्राइब नहीं करना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कॉपी पेन जरूर लाना है। तो ठीक है, तो ये देखो अब क्या होता है, ये अपना एच डिस्टेंस है। ठीक है, तो अब अपन को क्या करना है, क्वेश्चन कैसा बनाऊं, ऐसा बना देता हूं। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। रेशियो किन किन का, पहला एट रेशियो ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड बिटवीन जी फील्ड एट सरफेस एंड एट अ सर्टेन डिस्टेंस या फिर एट अ सर्टेन हाइट ऑफ, कितने किलोमीटर मानोगे, 2 किलोमीटर मान लो। ठीक है, 2 किलोमीटर हाइट पे और अर्थ की सरफेस पे जो ग्रेविटी का रेशियो होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड का रेशियो होगा, वो पता करके बताओ जल्दी से। तो देखो वीडियो पॉज करो और जल्दी सॉल्व करो। तो अब देखो मैं करके दिखाता हूँ। ये जो है ना आंसर यहीं पे लाई करता है। देखो अब अपन को पता है ग्रेविटेशनल फील्ड कोई भी हाइट पे कितनी होगी। यहाँ पे मैंने 2h की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, 2 इंटू 2 किलोमीटर। और यहाँ पे लिख लेना अज्यूमिंग दैट रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर। रेडियस अर्थ का मान लेना 6400 किलोमीटर मान लेना। तो इससे अगर अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 ओवर 64, तो यानी कि 4 ओवर 64। ठीक है, ये तो हो गई मेरी ग्रेविटेशनल फील्ड कुछ एक हाइट पे। और अर्थ की सरफेस पे क्या होती है ग्रेविटेशनल फील्ड, वो कुछ होती है जी सरफेस इज इक्वल टू, वो होती है जी। ठीक है, तो अब इन दोनों का रेशियो क्या होगा, इन दोनों का रेशियो ऐसे निकाल लो कि जी सरफेस ओवर जी। तो यानी कि अगर मैं इससे डिवाइड कर देता हूँ तो ये क्या होगा, यहाँ से एक जी गायब हो गया और इसका एक जी गायब हो गया, तो ये बचा 1 ओवर दिस। ये अपना आ गया रेशियो। तो ग्रेविटेशनल फील्ड एट दैट पॉइंट डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल सरफेस, ये अपना आ गया 1 ओवर 1 प्लस 64, 4 ओवर 6400। समझ में आती है इतनी बात। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ताकि तुम्हारे फॉर्मूला यूज हो जाए, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन बनाया। ठीक है, तो अब देखते हैं अब कुछ डेप्थ में क्या होगी ग्रेविटेशनल फील्ड, अगर कुछ ग्राउंड के अंदर क्या होगी। तो देखो अपन क्या मानते हैं, बोर तो नहीं हो रहे, बोर तो हो ही रहे होंगे पर क्या कर सकते हैं। तो देखो भैया अब अपन क्या करते हैं, हाइट का अपन ने निकाल लिया। हाइट पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी आ रही थी, कुछ एक अगर हाइट है तो उस पे ग्रेविटेशनल फील्ड h हाइट है तो h हाइट पे आ रही थी g ओवर 1 प्लस 2h ओवर r। ठीक है, रिजल्ट अगर याद रख सको तो अच्छी बात है, काफी काम आएगा ये रिजल्ट याद रख सको तो ठीक है। तो अब अपन क्या मानते हैं, कुछ एक डेप्थ मान लेते हैं। तो ये पहले अर्थ का रेडियस r और यहाँ से कुछ डेप्थ इनसाइड पॉइंट के लिए, ये पॉइंट यहाँ पे कहीं पे है। ठीक है, तो ये डेप्थ कुछ d मान ली। तो डेप्थ के लिए क्या होगा, तो अब देखो इनसाइड पॉइंट के लिए ग्रेविटी का फॉर्मूला ये रहा, अभी बताया था मैंने। तो इनसाइड पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी हो जाएगी, g इनसाइड इज इक्वल टू जी एम नॉट आर। आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा आर माइनस डी ओवर आर क्यूब।
ठीक है, तो अब तो लगभग सिंपल सा ही है, कोई ज्यादा जरूरत है नहीं। अब अपन क्या करते हैं, अपन को एक जी को बाहर निकालना है अपन को। इसे बाहर निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इसे अपन लिख देंगे जी इनसाइड इज इक्वल टू जी एम नॉट ओवर आर स्क्वायर, और बचे हुए आर स्क्वायर को इससे डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस डी ओवर आर। ठीक है, तो ये कितना हो गया, जी इन इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी ओवर आर। ठीक है, समझ में आती है तीसरी बात। तो इनसाइड पॉइंट के लिए ये रहा और आउटसाइड पॉइंट के लिए ये रहा, ये कुछ डेप्थ पे और वो कुछ हाइट पे। तो अब एक काम करते हैं, इसी से एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। देखते हैं अगर आ पाता है तो। फाइंड, एग्जांपल लिखो जल्दी से। फाइंड दी एच, फाइंड दी रिलेशन बिटवीन H and D, height and depth, so that gravitational field या G field is same at both the points. मान लो कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया मैंने कुछ एक h हाइट पे मैं गया, इस सेंटर से कुछ एक h हाइट है मेरी, ठीक है, यहाँ पे कुछ एक ग्रेविटेशनल फील्ड है G1 कह दिया, ठीक है, और इनसाइड पॉइंट पे यानी कि कुछ डेप्थ पे, यहाँ से कुछ डेप्थ पे D पे यहाँ पे कुछ ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसे G2 कह दिया, और G1 और G2 इक्वल होने चाहिए। तो जो H और D के बीच में जो रिलेशन होगा ना, वो रिलेशन बताओ क्या रिलेशन होगा H और D के बीच का। तो ये क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करो, सब कुछ ऊपर ही दिया फॉर्मूले वगैरह। तो देखो अब मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ी सी जगह बनाते हैं, और क्वेश्चन तो कर लिया होगा तो इसे क्वेश्चन को भी हटा ही देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि सेम होना चाहिए, तो अपने पास तो पता ही है जी एच इज इक्वल टू जी ओवर 1 प्लस 2h ओवर आर, और ये इक्वल्स टू होना चाहिए जी डी के इक्वल होना चाहिए, यानी कि जी इंटू 1 माइनस डी ओवर आर। तो अब अपन ने क्या किया, जी से जी को हटा दिया, ये 1, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अब इस चीज को r इसमें ऐड कर दिया और r को मैंने ऊपर निकाल दिया, ठीक है। तो ये बच गया r प्लस 2 ओवर r, और सेम यहाँ पे किया, तो यहाँ पे नीचे मेरे पास r बचा और यहाँ पे r हो गया, ठीक है, r माइनस आर ओवर r, और इसके लिए यहाँ पे कॉमन ऊपर आ गया। अब मैं r स्क्वायर को इस तरफ ले आया, तो ये हो गया r स्क्वायर ओवर r प्लस 2h इज इक्वल्स टू r माइनस डी, ठीक है। तो अब मैं क्या किया, r को भी इस तरफ ले आया, तो ये माइनस, ये तो प्लस रहेगा माइनस r, ठीक है, ये कितना हो जाएगा r स्क्वायर प्लस 2h r प्लस r स्क्वायर, ये माइनस का r स्क्वायर था, ठीक है, और ये भी माइनस का आ जाएगा, ठीक है, ओवर r प्लस 2h इज इक्वल्स टू माइनस डी। तो ये कितना हो गया, माइनस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गायब, और यहाँ पे माइनस 2HR है, तो यहाँ पे माइनस डी है, तो ये मैंने कट कर दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास एक तरह से रिलेशन आ गया, 2HR ओवर R प्लस 2H, ये वैल्यू आ गई। कुल मिला के कुछ भी नहीं था, बस मैंने ऐसे फॉर्मूला इक्वल कर दिया, बेकार सा क्वेश्चन बनाया मैंने ऐसे ही, और सॉल्व करने के लिए दे दिया। अगर सॉल्व करना है तो करके देख सकते हो तुम, ठीक है। तो क्वेश्चन वाला तुम्हें क्या कहेगा, क्वेश्चन वाला तुम्हें कहेगा कि कुछ एक हाइट यानी कि 1 किलोमीटर पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, वो कितनी डेप्थ पे आएगी, तो वो इस फॉर्मूला के अंदर तुम चाहो तो डायरेक्ट रख के देख सकते हो। क्वेश्चन ऐसा नहीं बनेगा किस पॉइंट पे दोनों सेम होगी, क्वेश्चन वाला कहेगा कि भैया 1 किलोमीटर हाइट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वो कितनी डेप्थ के अंदर होगी, वो क्वेश्चन होगा। तो मैंने तो ये जनरल आर और डी के लिए ले लिया, वैसे तुम्हें वो एक ना एक चीज देगा और दूसरी चीज निकालने को कहेगा, ठीक है। तो इसे हटाते हैं, अगली चीज सीखते हैं। इनसाइड पॉइंट और आउटसाइड पॉइंट दोनों के लिए समझ गए ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना भाई, इनसाइड पॉइंट और आउटसाइड पॉइंट के लिए। इनसाइड पॉइंट के लिए अपन ने कोई अजम्पशन नहीं माना, इनसाइड पॉइंट के लिए एज इट इज लिखा। आउटसाइड पॉइंट के लिए अपन ने एक अजम्पशन माना था कि जो हाइट है वो बहुत बहुत छोटी होनी चाहिए आर से। तो इनसाइड आउटसाइड दोनों के लिए लिख देते हैं, जी इनसाइड क्या होगी, वो हो जाएगी, कितनी लिखी थी अभी अपन ने, जी ओवर 1 प्लस 2h ओवर r, ठीक है। और जी आउट के लिए क्या हो जाएगी, g इंटू 1 माइनस
d/r। ठीक है, ये दो हो गई रिजल्ट, ये काफी काम आने वाले हैं ग्रेविटेशनल के अंदर, मतलब मान के चलो इसी से क्वेश्चन लगभग बहुत सारे वो बनाते हैं। अब देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सीखते हैं क्या होती है। तो देखो भाई, अपनी अर्थ है, अर्थ के यहाँ पे कुछ पार्टिकल आउटसाइड पार्टिकल है, कुछ अर्थ के इनसाइड पार्टिकल है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे निकालेंगे वो सब सीखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी समझ रहे हो ना, अकेले पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, दो पार्टिकल जब मिलते हैं तब पोटेंशियल एनर्जी बनती है, दो या दो से ज्यादा इंटरेक्शन इनके बीच में, या तो ये पोटेंशियल एनर्जी बाहर की तरफ निकल रही होगी, मतलब रिलीज करने पे सिस्टम की एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज होगी, और या फिर ये मतलब कि इसे या तो अगर मैं दो पार्टिकल को क्लोज करके रख दिया तो या तो इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी इन्हें रिपेल करेगी या फिर इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी इन्हें अट्रैक्ट करेगी। तो इस केस के अंदर क्या होगा, अर्थ के केस के अंदर क्या होता है, हर चीज अर्थ के अंदर ही आती रहती है। तो थोड़ा सा क्लास को लाइट अप करने के लिए एक चीज बताता हूँ। देखो अब तुम में से देखो बहुत से लोगों ने देखा कि मतलब ओपन माइंड करने के लिए ताकि तुम्हारा थोड़ा ध्यान लग सके क्लास के अंदर, तो ये देखो ये दो मेरे मासेस हैं कुछ मार्कर, ठीक है, तो मार्कर 1 मार्कर 2 पे कितनी फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, जल्दी बताओ जल्दी। तो फोर्स कितनी होगी, G m1 m2/r², इतनी इस पे लगा रहा है ब्लू पे, ठीक है, या फिर मैं कह दूं Gm blue इंटू m black/r², ठीक है, r इनके बीच की डिस्टेंस है, ठीक है, तो ये ब्लू इसके ऊपर इतनी फोर्स लगा रहा है, डायरेक्शन कौन सी, इनटू इन इसके तरफ इतनी फोर्स लगा रहा है, तो ये ब्लैक वाला कितनी लगा रहा है, तो ब्लैक वाला सेम ब्लैक वाला फोर्स इसके ऊपर इतनी अंदर की तरफ लगा रहा है, तो दोनों एक साथ मूव किए ऐसे, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, जैसे अर्थ है अपनी, अर्थ के अंदर केस के अंदर क्या होता है कि कुछ लोग अपन देखते गए हैं कि अपन ने इसे छोड़ा तो ये चीज नीचे गई, अर्थ ये नीचे क्यों गई, क्योंकि इस पे अर्थ ने फोर्स लगाई G m1 m2/r², इसके ऊपर इस पेन के ऊपर ये अपनी अर्थ ने पेन के ऊपर फोर्स कितनी लगाई, फोर्स इज इक्वल टू G m पेन m अर्थ/r², इनके बीच की डिस्टेंस, ठीक है, सेंटर से लेके, ठीक है, सेंटर से लेके इसे सेंटर से मानना, ठीक है, आर की जो वैल्यू है सेंटर से है। तो देखो ये तो भैया मूव कर गया लेकिन अपनी अर्थ तो मूव की ही नहीं, ये कैसे हो सकता है, तो देखो फोर्स इसने लगाई इतनी, तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी आई, इसकी एक्सेलरेशन आई ये जो फोर्स लगी डिवाइडेड बाय इस मास ऑफ द पेन, यानी कि G m/e/r², ये इतनी एक्सेलरेशन थी इसकी, और मास ऑफ द अर्थ कितना होता है, यानी कि ये वैल्यू अगर अपन रफली देखें ना तो ये हो जाएगा G × 6400/r², ठीक है, तो इतनी इसकी एक्सेलरेशन थी, और जबकि अर्थ के ऊपर इसने कितनी एक्सेलरेशन लगाई, अर्थ के ऊपर इसने एक्सेलरेशन लगाई भैया, अर्थ के ऊपर इस पेन ने जो फोर्स थी उसकी एक्सेलरेशन कितनी थी, उसकी एक्सेलरेशन थी G × इस मास का पेन कितना 1 ग्राम ओवर r²। तो ये देखो इसने ऊपर जो एक्सेलरेशन, जो अर्थ की ऊपर आने वाली एक्सेलरेशन है ना, वो ना के बराबर है इन कंपैरिजन टू दिस, ऑल तो ये भी कुछ ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है। जो एक चीज अब मैं बता देता हूँ, जो अभी मैंने शुरू में क्या बताया था कि जब वो गुलाम भाई साहब ने क्या किया था, इनिशियली तो जब वो दोनों पॉइंट चार्जेस थे ना तो वो एक आधे घंटे के अंदर ही दोनों टच कर जाते थे, लेकिन जब उन्होंने सिर्फ चार्ज हटा दिया और दोनों न्यूट्रल रह गए तो वो एक दिन में कुछ थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाए थे, थोड़ा सा इसलिए क्योंकि जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है ना अपनी, ये पावरफुल नहीं होती, ये बहुत लेस पावरफुल होती है रादर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और बाकी अलग अलग फोर्सेस के मुकाबले, तो इसका बहुत ही हल्की हल्की फोर्स लगती है ये। तो ये चीज समझ गए, तो दो चीजें अपन ने इससे क्या सीखी, पहली चीज अपन ने सीखी कि अर्थ इसलिए मूव नहीं करती क्योंकि उसकी एक्सेलरेशन बहुत कम है, प्लस उसके अदर फैक्टर्स भी है, जैसे इसका मास बहुत ज्यादा है और मास जिसका ज्यादा होता है उसको उसका इनर्शिया ही उतना ज्यादा होता है, तो उसे मूव करवा पाना भी उतना ही मुश्किल, जबकि पेन का मास क्या है, ना के बराबर कुछ मास है, तो इसका इनर्शिया बहुत कम है, तो इसे मूवमेंट कराना बहुत आसान। तो दो चीजें ये होगी, और एक चीज ये होगी कि जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ये बहुत ही वीक फोर्स है, स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है बहुत, ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है उसके मुकाबले बहुत ज्यादा वीक फोर्स है। तो ये चीज समझिए, थोड़ी क्लास लाइट होगी अपनी। अब देखो अब अपन क्या करते हैं, अब अपन आगे का काम शुरू करते हैं। तो अब देखो पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड पॉइंट और आउटसाइड पॉइंट पे क्या होगी अर्थ की, तो वो देखते हैं। तो
फिर से अर्थ बना दी, ठीक है। अब देखो आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या होगा, जब भी आउटसाइड पॉइंट हो ना, कोई भी अगर ये सेंटर से डिस्टेंस आ रहा है, यहाँ पे कुछ एक मैंने मास छोटा सा m0 मान लिया और इसका मास m अर्थ है, तो मैंने क्या बताया, जब भी आउटसाइड पॉइंट के लिए हो ना, तो इस पूरे को एक पॉइंट चार्ज मान लो या पॉइंट मास मान लो उसके सेंटर पे। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए पोटेंशियल एनर्जी, या फिर मैं कह दूं U आउट इज इक्वल्स टू G m0 मास ऑफ अर्थ ओवर r। तो अगर मैंने कुछ एक पार्टिकल r डिस्टेंस पे रखा है तो इसके अंदर इतनी पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब अगर इसे वैसे सॉल्व करना है तो वैसे भी अपन सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि अब अगर मैंने इसे कुछ h हाइट मान ली, ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा, ये क्या हो जाएगा, और इसको अर्थ के रेडियस को कुछ r0 मान लिया, तो वो क्या हो जाएगा, उस केस के अंदर हो जाएगा G m0 me ओवर r प्लस h। तो अब क्या होगा, मैं r को कॉमन निकाल लूंगा, तो 1 प्लस h ओवर r, फिर से बाइनोमियल लग गया, ये बहुत ही छोटी सी वैल्यू है, तो इस केस के अंदर क्या होगा 1 के कंपैरिजन में, तो ये जो पावर है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये सिंपली बन जाएगा, या फिर बाइनोमियल मत ही लगाओ, कोई फर्क तो ऐसे भी नहीं पड़ेगा, पर अगर लगाओगे तब भी ये आएगा, नहीं लगाओगे तब भी यही रहेगा, 1 प्लस आर, ठीक है, 1 प्लस आर ही था, कोई बाइनोमियल लगाने की वैसे जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। तो ये हो गया। अब अपन को पता है ये वाली चीज क्या होती है, ये वाली होती है जब अर्थ की सरफेस पे अगर कोई पार्टिकल रखा है तब उसके ऊपर लगने वाली पोटेंशियल एनर्जी, प्लस ये वाली चीज क्या है, ये कुछ बाकी की चीज होगी, तो अर्थ की सरफेस पे पोटेंशियल सरफेस यू सरफेस इनटू या फिर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच ओवर आर, ठीक है। तो ये होता है, अगर कोई पोटेंशियल सरफेस पे कुछ है तो उससे कुछ h डिस्टेंस पे ये पोटेंशियल एनर्जी और हो जाएगी, उससे पोटेंशियल एनर्जी घट गई, जितनी भी h अगर आगे 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 जाता जाएगा तो उतनी पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी। तो अगर क्वेश्चन वाला पूछता है कि सेम वैसा ही कि एट व्हाट हाइट द पोटेंशियल एनर्जी विल बी 1/100 ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस, यहाँ पे अपन ने कोई एजम्पशन नहीं माना, सब कुछ सही है। तो अब अगर मैं मान लो क्वेश्चन देता हूँ, एग्जाम्पल, at what height जो अर्थ, ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द अर्थ एंड अ पॉइंट, बिटवीन अर्थ एंड अ पॉइंट चार्ज पॉइंट मास m0 विल बी हाफ ऑफ दैट ऑफ इट्स ऑन द सरफेस, मतलब जो सरफेस पे होती है वो कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी और यहाँ पे कुछ एक h हाइट पे उसकी पोटेंशियल हाफ होगी, यानी कि u/2 होगी। तो अपन को करना कुछ भी नहीं है, अपन को सिंपली इसके अंदर लिख देना है u सरफेस, तो अपन को पता ही है h हाइट पे क्या होगी, h हाइट पे पोटेंशियल h हाइट पे ये होगी, अपन को इनका रेशियो निकालना है, तो इसका क्या हो जाएगा, सरफेस की हाफ होनी चाहिए, तो ये यहाँ पे आ गया UH और ये हो गया 1 प्लस एच ओवर आर, ये क्या है, u सरफेस से आधी हो जानी चाहिए, यानी कि ये वैल्यू u सरफेस बाय 2 हो जानी चाहिए, u सर्फ बाय 2, तो u सर्फ से u सर्फ चला गया तो इज इक्वल टू 2 हो जाना चाहिए। अब ये क्या हो जाएगा, h ओवर r इज इक्वल टू 1, यानी कि h की वैल्यू r के बराबर, यानी कि जितना ये h है ना अपना, ये अगर r डिस्टेंस दूर हो ना सरफेस से लेके r, तब इन दोनों के बीच में लगने वाली पोटेंशियल एनर्जी आधी हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज समझिए। और अगर अपन इसे वैसे देखें, दूसरी चीज जो अपन को इससे नोट करनी है, ये तो एक सिंपल सा तरीका हो गया, लेकिन अब इस बड़े से फॉर्मूला को तुम कैसे यूज करोगे, तो इसे छोटा करने के लिए हर चीज को g की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने की एक ट्रिक होती है। तो ये देखो g m0 me ओवर r स्क्वायर है, तो इसे me को यहाँ रखते हैं मास ऑफ अर्थ और m0 को बाहर निकाल देते हैं, और ये जो r स्क्वायर है ना, यहाँ से पूरे को मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे r को मल्टीप्लाई किया, r स्क्वायर आ गया, तो ये क्या हो गया, ये पूरी चीज अपनी बन गई g इंटू m0 इंटू r ओवर 1 प्लस h ओवर r, ठीक है। ये जो g होती है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8, उसे अपन को कन्वर्ट करने के लिए mg r ओवर 1 प्लस h ओवर r, ठीक है। ये चीज समझ गए तुम। अगर तुम इसे डिवाइड भी कर दोगे ना तो पूरे के अंदर वो जो नॉन टर्म है ना वैसा सा बन जाएगा mgh जैसा।
जो पोटेंशियल एनर्जी अपन यूजुअली यूज करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी आउटसाइड पॉइंट के लिए अपनी आ गई कितनी, m मास ऑफ जो पार्टिकल है उसका इंटू जी इंटू आर ओवर 1 प्लस एच ओवर आर। ठीक है, तो ये थोड़ी सी जो है ना, ये फॉर्मूला थोड़ा सा अपने लिए मतलब लेस फेमिलियर सा है। अपन तो mgh जैसी चीज को जानते हैं कि भैया mgh कुछ होती है पोटेंशियल एनर्जी, कुछ एक हाइट पे रखते हैं, तो ये तो कुछ लग ही नहीं रहा वैसा सा। तो उसे कैसे डिराइव करते हैं, तो उसे डिराइव करने का एक तरीका है, उसके लिए अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं। अपन क्या मानते हैं, इस पूरे को ऊपर ले गए तो ये क्या हो जाएगा, m नॉट g इंटू आर इंटू 1 प्लस एच ओवर आर की होल पावर -1। इतनी चीज समझ में आती है। इसको मैं ऊपर ले गया, इसकी पावर -1 लिख दी, इज इक्वल टू u आउटसाइड के लिए। ठीक है, तो अब बाइनोमियल यूज करेंगे। इस केस के अंदर अपन ने बाइनोमियल यूज किया, यहां तक अपन ने कोई बाइनोमियल यूज नहीं किया, लेकिन इस केस के अंदर अब अपन बाइनोमियल यूज करेंगे कि h बहुत बहुत छोटा है r के कंपैरिजन में। बहुत बहुत छोटा 5% वाला रूल अगर लगाना तो बेसिकली वो लग जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अगर 5% से कम है तो वो बहुत बहुत छोटा की कैटेगरी के अंदर आ जाता है। तो ये देखो, अब क्या करेंगे, जो पावर बाहर है वो मल्टीप्लाई के अंदर आ जाएगी, तो ये कुछ हो जाएगा m नॉट जी आर इंटू 1 माइनस एच ओवर आर। समझ में आती है इतनी बात। और इसी को अगर थोड़ा सा और लिखना है तो ये हो जाता है m नॉट जी आर माइनस एम जी एच। mgh अपनी आ गई ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अगर कोई भी सरफेस से h हाइट पे होती है mgh वो आ गई, और ये क्या होगी, ये सरफेस के ऊपर हो गई। तो कोई भी अगर ये हो गई अपनी पोटेंशियल एनर्जी, अगर h डिस्टेंस पे है, अपन से वो क्या पूछता है, अपन से क्वेश्चन में कहता है, तुम तो अभी भी कहोगे कि भैया ये तो तुमने गलत करवा दी, हमसे तो वो पूछता है कि है ना यहाँ पे अगर h हाइट पे ले जाके 0 हाइट पे लाए तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, या फिर h हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज हो जाती है, चेंज हो जाती है वो देखना। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी इस सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी यू यू फाइनल कर लो, या फिर यू सरफेस माइनस यू फाइनल, ये होती है चेंज। तो यू सरफेस की कितनी होगी, यू सरफेस पे कुछ यू सर्फ ही लिख लेते हैं, और यू फाइनल यानी कि कुछ एक एच हाइट पे कितनी हो जाएगी माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगी, ये क्या है, यू सरफेस ही है, तो ये माइनस यू सरफेस प्लस एम जी एच। तो देखा, अगर मैंने एक पार्टिकल को यहां से सरफेस से ले जाके एक यहाँ पे एच हाइट पे लेके गया, तो उसके अंदर कितनी बिल्डअप हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, वो होती है mgh, ऐसे आ जाती है। ठीक है, तो ये अपना जो फॉर्मूला रेगुलरली यूज करते हैं, लेकिन अगर ये इस चैप्टर के अंदर अपन कौन सा फॉर्मूला ज्यादातर यूज करेंगे, ये, क्योंकि यार इसके अंदर अप्रोक्सीमेशन वगैरह नहीं है। जो बेसिक सा फॉर्मूला था कैसे निकाला, सिंपल सी तरीके से निकाला भैया, जो यहाँ पे आउटसाइड पॉइंट पे होती है वो, और एच की जगह पे आर नॉट प्लस एच लिख दिया, ये यहाँ पे पूरे डिस्टेंस को, उससे फॉर्मूला निकाला, वो एकदम सही था। और ज्यादातर क्वेश्चन वो उसी फॉर्मूला के बेस पे ही देगा इस क्वेश्चन के अंदर। और बाकी अपन को पता ही है, अगर कोई पार्टिकल को एच साइड पे ऊपर ले जाते हैं तो कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो स्टोर कर लेता है अपने अंदर। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके बाद क्या, इनसाइड पॉइंट के लिए करके देख लेते हैं। ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ग्रेविटी से ज्यादा मुश्किल बनते नहीं है कि वो यही पूछते रहते हैं कि एच हाइट पे ले जाएंगे क्या ग्रेविटी होगी, और इस पे क्या ग्रेविटी होगी। सिंपल से तुम्हें लग रहा होगा कि मतलब सिंपल से क्वेश्चन करा रहा हूँ बिल्कुल, पर ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जो कॉम्प्लिकेटेड बनेंगे वो अगली क्लास के अंदर अपन कवर कर लेंगे, अच्छे लेवल के, जो और अच्छे लेवल के, ये भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, इतने भी बेकार नहीं है ये। ठीक है, तो इनसाइड पॉइंट के लिए क्या होगी, तो वो देख लेते हैं। तो अपन ने कुछ ये अर्थ का रेडियस आर नॉट मान लिया, यहाँ से कुछ इनसाइड पॉइंट के लिए, तो ये कुछ अपन ने कितनी मान ली, ये कुछ आर डिस्टेंस इनसाइड के लिए। तो इनसाइड पॉइंट के लिए पोटेंशियल एनर्जी, याद है मैंने पिछली क्लास के अंदर बताया था कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का इनसाइड पॉइंट के लिए, पोटेंशियल का इनसाइड पॉइंट के लिए बेसिकली। तो पोटेंशियल इनसाइड पॉइंट के लिए क्या होता है, पोटेंशियल इनसाइड इज इक्वल्स टू, याद है कुछ के क्यू इंटू 3r² ऐसा था कुछ करवाया था। तो यहाँ के अंदर क्या हो जाएगा, के की जगह पे जी आ जाएगा, और एम मास की जगह पे एम नॉट, r² मतलब अर्थ के रेडियस का स्क्वायर माइनस r² यानी कि ये जो डिस्टेंस है r ओवर
2r3। समझ में आया? इनसाइड पॉइंट के अंदर पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस समझे? कोई भी जगह की पोटेंशियल के अगर तुमने निकाल लिया, वहां पे उस पॉइंट को रख दिया, जो मास, अगर मान लो इस पॉइंट का मेरे को पोटेंशियल पता है, यहाँ पे अगर मैं एक m मास को रखूंगा तो इन दोनों के बीच में कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो उस जगह के पोटेंशियल इनटू उसका मास इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। इस जगह का पोटेंशियल मेरे को पता है, यहाँ पे अगर मैं m मास रखता हूँ तो ये इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी मेरे को मिल गई। तो ये तुम्हारे पास फॉर्मूला है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही तरीके से करेंगे अपन, एक फॉर्मूला एक क्वेश्चन खत्म। इस ग्रेविटी को जल्दी से, तुम्हारा भी रिवीजन जल्दी हो जाए और ये भी जल्दी कवर हो जाए। तो एक अर्थ के अंदर एक टनल बनाई, ठीक है, और यहाँ से कुछ एक पार्टिकल को ड्रॉप किया, ठीक है, पार्टिकल को ड्रॉप किया, टनल से पार्टिकल ऐसे ही जाएगा, ठीक है, और पार्टिकल को ड्रॉप किया, तो बताओ कि उसे कितना टाइम लगेगा, या फिर कितना टाइम नहीं, जब वो सेंटर पे होगा, ये अपना सेंटर पॉइंट मान लिया, तो v एट सेंटर वेलोसिटी, या फिर मैं कह दूं स्पीड एट सेंटर, सेंटर पॉइंट पे इसकी क्या स्पीड होगी वो पता करो। तो देखो सिंपल सा फॉर्मूला के अंदर आंसर, फॉर्मूला के अंदर रखने वाली बात है। तो इस पॉइंट पे क्या होती है ग्रेविटी, इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल देखो सॉल्व करो जल्दी से, जो जो वीडियो पॉज करो सॉल्व करो। इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, जब भी ऐसे आए ना स्पीड वगैरह, तो अपन को क्या करना है, चेंज इन एनर्जी चेक करनी है। तो देखो चेंज इन कितना, एनर्जी तो चेंज होगी नहीं, बाकी फॉर्म्स के अंदर कितना पोटेंशियल एनर्जी वगैरह, तो देखो एनर्जी कांस्टेंट रहती है। तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ये सेम रहेगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल का जो सम होगा, एनर्जी कांस्टेंट कर दी मैंने, एनर्जी का आंसर। तो इनिशियली अब देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियली 0 हो गई, और पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली m g m नॉट इंटू 3r² माइनस r² 2r² डिवाइडेड बाय r³। तो ये बन गया m नॉट इंटू 2 डिवाइडेड बाय r प्लस 0 इज इक्वल टू सेंटर पॉइंट पे, यानी कि r इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा m नॉट इंटू 3/2r। समझ आती है इतनी बात, 3/2r। और पिछले केस के अंदर क्या आना चाहिए था, m नॉट ओवर r, क्योंकि यहाँ पे 2r था, 2 से 2 कट जाएगा, तो mg0/r। तो ये आ गए यहाँ पे, प्लस काइनेटिक एनर्जी, इस पॉइंट पे कुछ इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी यहाँ पे इस तरफ की तरफ जाने वाली, तो ये काइनेटिक एनर्जी, इनको सब्सट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये कितना बचा, -3/2 mg m0 ओवर 2r, ठीक है। तो ये कितना हुआ, ये हो गया अपना 3/2 -1, यानी कि -1/2 -3/2, तो ये हो गया -1/2, -1/2 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अब तुम में से कहेंगे भैया ये तो काइनेटिक एनर्जी माइनस आ गई, तो अपन को पूरे चैप्टर के अंदर देखो, पूरे चैप्टर के अंदर ये चीज समझो कि माइनस प्लस से फिजिक्स के अंदर कहीं पे कुछ नहीं होता, समझने वाली बात है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा। अगर मैंने पार्टिकल ड्रॉप किया तो ये पार्टिकल जाएगा किस तरफ, ये अंदर की तरफ जाएगा। तो अंदर की तरफ मतलब सीधी सी सोच के देखो, अगर तुमने एक टनल खोदी अर्थ के अंदर, तुमने एक पार्टिकल को ड्रॉप किया, तो पार्टिकल अंदर की तरफ जाएगा ना, तो यानी कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ही जाएगा, पार्टिकल को माइनस प्लस कुछ नहीं आता। तो वही अपन को यहाँ यूज करना है। तो ये देखो हाफ mg0, ये नेट अपना आ जाएगा, माइनस प्लस साइन मत लेना, सीधा ये मानना कि ये चेंज इन पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज जितना होगा ना वो इतना होगा पोटेंशियल एनर्जी का, वो ही काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ये मत मानना कि भैया नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव क्या, पार्टिकल को जब भी ग्रेविटी के सवाल आए ना तो खुद थोड़ी अक्ल लगाना और पार्टिकल को उस पॉइंट पे छोड़ के देखना कि वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा कैसे जाएगा। तो ये अंदर की तरफ जा रहा है, तो पार्टिकल तो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल ही जाएगा ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं लगा रहा, कुछ लोग लगाते हैं, तो ताकि तुम्हें कंफ्यूज ना हो। सीधी सी बात है, वैल्यू ये है, यहाँ पे साइन वाइन मैंने कुछ नहीं लगाया, सिर्फ वैल्यू लिखी है। और इस केस के अंदर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये हो गई, ठीक है, और ये हो गई काइनेटिक एनर्जी फाइनल के बराबर। और इसे तुम लिख सकते हो हाफ mv²। तो m से m गया और हाफ से हाफ गया, तो v की वैल्यू कुछ आ जाएगी √gm0 ओवर r, ये अपनी v की वैल्यू आ जाएगी, स्पीड की जो वैल्यू होगी ना
ठीक है, वो आ जाएगी। देखो समझ में नहीं आ रहा तो क्या कर सकते हैं, चैनल चेंज कर लो या तो कोई और सब्सक्राइब कर लो, कुछ भी और देख लो। पर मैं यार नेगेटिव वगैरह लेता नहीं हूँ। वैसे अगर इसको लोगे ना तो इसकी रियल वैल्यू होती है u की, u इज इक्वल्स टू माइनस एम जी एम नॉट इंटू 3r² माइनस r² ओवर 2r³ ये होती है रियल वैल्यू। तब तुम अगर निकालोगे ना तब तुम्हारा पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन तुम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा IQ लेवल ऊपर रखो ना अपना। और ये जो वैल्यू है ना, ये सिर्फ इसका मॉडुलस है, ये सिर्फ इसका मॉडुलस दिया हुआ है कि ये मॉडुलस इतनी होती है अगर कोई r डिस्टेंस पे होता है तो। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो इनसाइड पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट और सरफेस तीनों पे समझ गए। r की वैल्यू 0 रख देना, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है वो तुम समझ जाओगे। अब देखो इफेक्ट ऑफ रोटेशन क्या होता है। देखो ये अपनी एक स्फेरिकल बॉल है, ठीक है, ये पूरी अर्थ के अराउंड एक मैंने इस पॉइंट पे यहां से कुछ एक थीटा डिस्टेंस मान लो, इसे थीटा डिस्टेंस मान लो, और थीटा डिस्टेंस में मैंने कुछ एक यहाँ पे एक रिंग मान ली पूरा। अगर ये मेरे बॉल है ना तो बॉल के अराउंड आउटर सरफेस पे जो बना देते हैं ना, जैसे अगर ये पूरी बॉल है मेरी 3D बॉल, इसकी आउटर सरफेस पे मैंने ऐसे ऐसे एक रिंग बना दी, तो ये रिंग हो गई आउटर। यहाँ पे कोई एक पॉइंट है मेरा, अर्थ क्या करिए इसके अलोंग ऐसे ओमेगा से घूम रही है, सेंटर के अलोंग ऐसे ऐसे घूम रही है पूरी, ऐसे ऐसे ये ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है, ये अपनी एक्सेस के अलावा रोटेट कर रही है। तो अब क्या होगा, इसके ऊपर कुछ आउटसाइड में अंदर फोर्स महसूस होगा। अब जैसे देखो अगर तुम सी जो होता है ना घूमने वाला झूला होता है, उसके ऊपर भी जब तुम झूलते हो तो आउटर की तरफ फोर्स लगता है, तो आउटसाइड फोर्स कितना हो गया, m ओमेगा स्क्वायर r। आउटसाइड फोर्स अगर इसका कुछ ओमेगा है तो m ओमेगा स्क्वायर r, बाहर की तरफ फोर्स r क्या है अपना r, ये कुछ ये डिस्टेंस है r, ठीक है, इस एक्सिस से लेके इसके बीच की डिस्टेंस है r। अब देखो अब क्या होगा, अपन को क्या करना है, अपन का मेन काम देखो सबसे पहले ये चीज समझो, मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है। इस बॉडी का जो इसका कुछ मास है ना, जैसे कि इसका कुछ मास मान लो 1 ग्राम है, ठीक है, तो ये 1 ग्राम हर जगह कहीं भी ले जाना, इसके अंदर मास 1 ग्राम ही होगा, यानी कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कांस्टेंट रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ एटम्स पे डिपेंड करता है मास, ठीक है, 1 ग्राम इसका मास है तो ये इसके टोटल नंबर ऑफ एटम्स पे डिपेंड करता है। लेकिन जो वेट होता है ना, वे कहते हैं जिसे अपन, वेट तो कुछ नहीं होता, वे होता है, वे मतलब जो मशीन तोलती है, जो मशीन पे अपन को रीडिंग आती है ना, तो वो मशीन पे रीडिंग भी वैसे अपने मास की आती है। लेकिन वेट क्या होता है, वेट होता है वे होता है फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी अपने पे लग रही है, जैसे कि अगर अपन पे कितनी फोर्स लगेगी, mg अपन पे फोर्स लगती है, तो वो होता है अपना वे, वो वे होता है mg। अपने पे कितनी फोर्स अर्थ ने लगाई, तो ये डिफर करता है, ये बॉडी के सिर्फ बॉडी पे डिपेंड नहीं करता, ये उस पर डिपेंड करता है कि इस पे ग्रेविटी कितनी लग रही है, तो उस पर डिपेंड करता है। तो जब ये रोटेट होती है तो इस वक्त क्या होता है, अब मान लो मैं यहाँ पे एक मशीन तोलने वाली मशीन लेके बैठा, ठीक है, तो मैं तोलने वाली मशीन लेके बैठा, तो इस पे देखो नेट अगर ये मेरी बॉडी है तो एक तो ये ओमेगा स्क्वायर आर, ये इस तरफ फोर्स लग रही है, इसका एक कंपोनेंट इसके अलोंग निकाल लेते हैं, ठीक है, तो इसके अलोंग कंपोनेंट अगर अपन निकालेंगे तो ये हो गया थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है, ये हो गया साइन थीटा। तो इसके ऊपर नेट वेइंग मशीन के ऊपर क्या दिखेगा, नीचे की तरफ कौन सी फोर्स लग रही है, नीचे की तरफ फोर्स लग रही है mg, ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है m ओमेगा स्क्वायर r। तो जो वेइंग मशीन होगी ना वो क्या देखेगी कि भैया, अगर मैं वेइंग मशीन को देखूं तो वो ऊपर, तो इसके ऊपर मतलब जो बाहर, ये मेरा अगर मैंने कुछ यहाँ पे खुद ही को रखा है मान लो, ठीक है, ये मैं खुद खड़ा हूँ, तो ऊपर की तरफ मेरे को एक तरह से खींच रही है कोई फोर्स, तो वो है m ओमेगा स्क्वायर r इंटू साइन थीटा। और जो मेरी ये देख लेते हैं थीटा, अगर मैंने ये माना है तो ये थीटा हो जाएगा, और ये 90 माइनस थीटा, और ये साइन थीटा, ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा, और जो मेरे को नीचे की तरफ खींच रही है तो वो मेरी हो जाएगी mg, और जो ये मशीन होगी ना ये क्या करेगी, mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय g, ये वैल्यू मेरे को दे देगी। अब ये मशीन क्या कहती है, तुम्हारा वजन कितना है, 1 ग्राम 2 ग्राम, मशीन अपन को ग्राम के अंदर बताती है। लेकिन मशीन को ग्राम के अंदर कैसे पता चलता है, मशीन पहले अपना ये मास लेती है,
मशीन पहले क्या देखती है कि उसके ऊपर नेट, ये जो अगर मैंने पार्टिकल रखा तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितनी लग रही है, फोर्स कितनी होती है, फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू जी। तो वो क्या करती है, उसका इंटरनल सर्किट क्या करता है, जो जितनी फोर्स उसने एक्सपीरियंस की उसे जी से डिवाइड कर देता है, यानी कि 9.8 से डिवाइड कर देता है, और जितना मेरे को वैल्यू आउटपुट मिलती है वो मेरा मास कहलाता है। तो वो मेरे को मशीन अगर 1 ग्राम 1 kg कुछ भी बता रही है ना, तो पहले वो फोर्स को कैलकुलेट कर लेती है, उसका सेंसर देखता है कि उसके ऊपर दबने वाली कितनी फोर्स लगी, फिर उसे 9.8 से डिवाइड कर दिया और फिर वो उतनी वैल्यू आउटपुट मुझे दे देती है। तो वैसे ही क्या होगा, यहाँ पे मशीन पे लगने वाली पहले वो एफ नेट निकालेगा, एफ नेट निकाल के वो डिवाइडेड बाय जी कर देगा, तब मेरे को मेरा वे मिल जाएगा, कितना वे है मेरे अंदर, तो वो मेरे को बता देगी 1 kg 2 kg वैसे वैसे। ठीक है, तो वही ये करती है। तो एफ नेट कितनी हो जाएगी, एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, अगर ये घूम रही है तो आउटसाइड फोर्स, उसका नॉर्मल का कंपोनेंट ये हो गया इतना डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो अब देखो, अब ये ही है कि अगर अर्थ रोटेट करती है तो कितनी फोर्स वगैरह एफ नेट वगैरह कितनी होगी, वो सब इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन वाले कैसे क्वेश्चन बनाते हैं कि वजन कितना हो जाएगा, वजन कम हो जाएगा, वो सब वैसे से क्वेश्चन बनाएंगे। तो अपन इसे थोड़ा सा अगर समझना है तो इसके दो कंडीशंस मान लेते हैं। एक तो अपन अर्थ के पोल के ऊपर है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो अर्थ रोटेट करिए, रोटेशन का कोई इफेक्ट आना नहीं चाहिए अपने पास, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये तो कंपैरेटिवली स्टेशनरी रहेगा, बस घूमता रहेगा अपने एक्सिस के अलावा, तो इसके ऊपर कुछ बाहर फेंकने वाली फोर्स नहीं है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगनी चाहिए एम ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा की, ये जीरो होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे थीटा की वैल्यू जीरो, तो यहाँ पे फोर्स वैसे भी जीरो, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन जीरो वैल्यू जीरो, एफ एक्सटर्नल जीरो। तो अगर किसी को अपना एग्जैक्ट वेट नापना है ना कि उसके अंदर कितना मास है, एग्जैक्ट मास कितना है, तो वेइंग मशीन को यहाँ पे ले जाना, और यहाँ पे जितना वेइंग मशीन शो करेगी ना वो उसके अंदर का मतलब पोल के अंदर, साउथ पोल और नॉर्थ पोल के अंदर, वो बात अलग है, तुम जम जाओगे, पर कपड़े सही से पहन के जाना और मशीन अच्छी लेके जाना तो कि खराब ना हो इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर पे भी। तो वहां पे जाके अगर तुम वे अपना मेजर करोगे ना मास कितना है, तो वो तुम्हारा एग्जैक्ट मास बताएगी मशीन। और अगर तुम इक्वेटर के आसपास मास करोगे ना, तो वहां पे वैल्यू क्या आएगी, एम ओमेगा स्क्वायर साइन, ये कितना हो जाएगा साइन 90। तो मैक्सिमम एरर आएगा तुम्हारे मास के अंदर। तो मैक्सिमम एरर कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम एरर, अंदर तो फोर्स लग रही है एम जी, और बाहर की तरफ पूरी एम ओमेगा स्क्वायर आर, साइन थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे मैक्सिमम वो एरर आएगा और तुम्हारा मास सबसे कम आएगा। तो अगर किसी को अपना वजन कम करना है ना, तो भागने दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सा जाओ इक्वेटर की पोजीशन के ऊपर और वहां पे अपना वे कर लो, तुम्हारा अपने आप ही वे कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल ट्रिक थी कि अपने वे को कम कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसी से क्वेश्चन वो बना लेगा एक आधे,